हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग 8th क्लास का हिस्ट्री 4th चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था कल, आज सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एवरीवन कुछ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं जो पहले पढ़ लिए थे, और कुछ क्या है इसमें, क्या है ये चैप्टर में, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा आसान शब्दों में समझ लेते हैं। फिर एनसीईआरटी द्वारा हम लोग पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में आखिर क्या दिया हुआ है, किस तरह से दिया है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हिस्ट्री में किस टाइप से दिया हुआ है। पहले आप सीधा और सरल भाषा में थोड़ा समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। हेलो बच्चे, क्या आप जानते हैं कि एक बार भारत के राजा, सैनिक और आम लोग अंग्रेज के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए, और ये कहानी थी 1857 की क्रांति, ठीक है, जिसे गदर के नाम से भी जानते हैं। और ये बच्चे बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी, ठीक है, और राजा महाराजाओं से उनकी सत्ता छीनी जा रही थी, और किसानों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, और सैनिकों से बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और इसी के अंदर आए बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, सभी परेशान थे इससे। फिर शुरुआत हुई एक महान वीर सैनिक मंगल पांडे से। मंगल पांडे ने कहा, अब बस हम चुप नहीं रहेंगे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और एवरीवन, ये 1857 की क्रांति भले ही पूरी तरह से सफल नहीं हुई, लेकिन इसने आजादी की ज्वाला जला दी। लोगों ने सीखा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी होता है। ये भी भारत की पहली आजादी की लड़ाई थी एवरीवन। सबसे पहला आजादी का बिगुल यहीं से बजा था। और एवरीवन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। आई होप आप लोग को थोड़ा सा ये वाला भाषा में समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बगावत फैलने लगी, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आत्मविश्वास मिलता है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने से भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे थे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिक को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया, और विरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिले। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था।
विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाकों के चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा और उसमें उसने अंग्रेज के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है और इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली और अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वो इस बगावत से एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1662 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे और व्यापक बगावत की। विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जों में चला गया और 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया और उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वह निम्नलिखित है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया
और उसे भारत की शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी के निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई और उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा और अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र है दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और फैजाबाद। ठीक है, मेन था यही। और एवरीवन सेकेंड पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाती है। और एवरीवन अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं अगले चैप्टर में इतिहास को इतने ही आसान भाषा में समझने के लिए। थैंक यू एवरीवन मेरे वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।